Today we are going to know about the atomic nucleus, the new chapter. But this chapter is the part which we have studied in class 9, the chapter atomic structure. Now this is the part of the atomic structure. We can say that it is a part, but we can say that it is the basic which we have studied in class 9, and now we have to go ahead in this chapter named atomic nucleus. पढ़ते हैं एटॉमिक न्यूक्लियस क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जो चैप्टर है वो अब केमिस्ट्री का भी पार्ट बोल सकते हैं, फिजिक्स का भी पार्ट है, और आगे इसके बाद जो है अब फिजिक्स का पार्ट पहले ख़त्म हो गया, अब जो है केमिस्ट्री का पार्ट चालू है। तो एटॉमिक न्यूक्लियस पढ़ते हैं। एटॉमिक न्यूक्लियस क्या होता है? रेडियो एक्टिविटी फर्स्ट टॉपिक। सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारे आसपास जो है जितने सारे मैटर्स हैं वो अलग अलग अपने अंदर प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये है कि उसका साइज कैसा है, उसका रंग कैसा है, उसका स्मेलिंग कैसा है, हार्ड है या सॉफ्ट है, या फिर कौन सा स्टेट है, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आता है। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो उससे रिएक्शन, किससे रिएक्शन होगा तो क्या बनाएगा, तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आता है। तो हर एक मैटर का अपना अपना फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं। तो इस मीटर्स में कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स मौजूद हैं, कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स मौजूद हैं जिसमें क्या होता है, अजीब तरह का वहाँ पर सबसे अलग रहते हैं। वहाँ से एक शुआएं निकलती हैं, रेज निकलते हैं वहाँ से, और ये खुद ब खुद वो निकलते रहते हैं। तो उसी एलिमेंट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और उसी सब्सटेंस के बारे में हम लोग जानेंगे कि असल में वो ऐसा क्यों होता है। तो रेडियो एक्टिविटी क्या है? ये एक फिनोमेना है। किस चीज़ का फिनोमेना? जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं? जिससे ये शुआएं निकलती हैं। अब कुछ ऐसा सब्सटेंस जिससे शुआएं निकलती हैं उसको रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहते हैं। उसमें से जो रेडियो एक्टिविटी का जो फिनोमेना होता है, वहाँ से जो खुद ब खुद जो शुआएं निकलती हैं ऑटोमेटिकली, इंडिपेंडेंस ऑफ द टेम्परेचर एंड इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर, इस सब से उन लोगों को कोई मतलब नहीं रहता है। वो खुद ब खुद निकलते रहेंगे, चाहे जितना टेम्परेचर दे, जितना प्रेशर दे। तो इस सब जो शुआएं निकलती, ये जो फिनोमेना दिखाई दे रहा है इसी को बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। ओके, ये फिनोमेना का नाम है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या है? वो जो मादे जिनमें ये रेडियो एक्टिविटी का अमल होता है उसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। मिसाल के तौर पर यहाँ पे 2-3 मिसालें याद रख लेना: थोरियम, पोलोनियम और यूरानियम और रेडियम। ठीक है, लास्ट में देखो ईएम लगा हुआ है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि उसमें से क्या निकलता है? रेडियो एक्टिव रेज निकलता है। फिर से हम एक बार क्लियर कर दे, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, उसमें से रेडियो एक्टिव रेज निकलता है। इससे जो फिनोमेना हमको दिख रहा है निकलते हुए, इसको बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, क्लियर? अच्छा, क्या हर एक एलिमेंट्स में ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं होता। हमारे पास लोहा है, कॉपर है, आयरन है, जिंक है, उसमें नहीं होता, सब में नहीं होता। किस में होता है? अब देखो किस में होता है, जिसका एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा होता है। एटॉमिक नंबर 82 वेरी इंपॉर्टेंट। एटॉमिक नंबर जिस एलिमेंट्स का 82 से ज्यादा होता है उसमें ये अमल देखने को मिलता है। ठीक है, नाउ ये क्राइटेरिया नहीं है किसी भी चीज के रेडियो एक्टिव होने का। पहले मैं बता दिया कि ये एक रेशियो होता है, वो रेशियो है, ये क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन ऐसे जनरली देखा गया कि 82 के बाद वो सभी रेडियो एक्टिविटी उसमें प्रॉपर्टी मौजूद है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 82 से पहले जितने सारे एलिमेंट्स है उसमें रेडियो एक्टिविटी नहीं देखने को मिलती है। ठीक है, अच्छा, इसमें जो है क्या वो किस किस टाइप के शुआएं निकलते होंगे? अब इसको टेस्ट करने के बाद पता चला
कैसे टेस्ट किए हैं देखो, टेस्ट करके बता रहे हैं। इसी तरह देखो ये जो एक्सपेरिमेंट है यहाँ पर करके दिखाया गया है, यहाँ पर एक बाहर से लीड बॉक्स रख दिया गया है। लीड बॉक्स इसलिए रखा गया है कि इसको ट्रांसमिट करके ये बाहर वापस नहीं आता, ये जो रेज है वो यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। इसीलिए हम किनारे किनारे क्या लगा दिए हैं, लीड बॉक्स लगा दिए हैं। चलो ठीक है। उसके बाद लीड बॉक्स लगाने के बाद क्या देख रहे हैं, यहाँ पर एक छोटा सा सुराख, वो बहुत छोटा होता है, ये बहुत बड़ा दिखाया है, ये बहुत छोटा होता है। अंदर में एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रख देते हैं। अंदर में जब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रख देते हैं और यहाँ पर सब्सटेंस रखने के बाद देखने को क्या मिलता है कि यहाँ पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है कि यहाँ से इसमें से तीनों रेज बाहर निकल रही हैं। इसको बोलते हैं अल्फा, इसको बोलते हैं बीटा और इसको बोलते हैं गामा, ठीक है। अब इसके बाद निकलने के बाद क्या हो रहा है कि देख रहे हैं कि ये जो नेगेटिव प्लेट है और ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट के पास कौन जा रहा है, अल्फा। पॉजिटिव प्लेट के पास बीटा जा रहा है और ये सीधा निकल ले रहा है, इससे कोई मतलब ही नहीं है, वो है गामा। इससे क्या समझ में आ रहा है, इससे हमें ये समझ में आता है कि अल्फा का जो नेचर है वो पॉजिटिव है, बीटा का जो नेचर है वो नेगेटिव है और गामा का कोई नेचर नहीं, माने इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। बीटा में नेगेटिव चार्ज, अल्फा में पॉजिटिव चार्ज और गामा इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। यहां से ये समझ में आया, तभी तो नेगेटिव पॉजिटिव में अट्रैक्शन हो, वहां चला गया। ये पॉजिटिव था, नेगेटिव मिला, वहां पे चला गया। और यहां से क्या हुआ, इसको कोई मतलब नहीं है, वो सीधा निकल गया। तो ये था एक्सपेरिमेंट, वही एक्सपेरिमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, और आगे बढ़ते हैं थोड़ा कि उसका नेचर क्या है। अब अल्फा के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि अल्फा बीटा गामा ये सब का चार्ट यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर ऐसे दिखा रहे हैं, यहाँ पे चार्ट मौजूद है। ये सब को इसी तरह ये एग्जाम में आता है, इसलिए ये बता रहा है, नहीं तो यही चार्ट करके कवर कर देते। यहाँ पर नेचर के बारे में बता रहे, अल्फा का नेचर कैसा होता है, मतलब कैसा वो उसमें मास कितना रहता है, वो इसका वेट कितना रहता है, और बात करें तो इसका साइज कितना रहता है, बात करें तो इसका नेचर ऑफ चार्ज कितना रहता है। उसके बाद जो है पेनिट्रेशन पावर, एब्जॉर्प्शन पावर, और ये सब जो है हर एक के बारे में पढ़ना है, माने अल्फा बीटा और गामा तीनों के बारे में पढ़ना है। उसके बाद हम इस पार्टिकल के बारे में जानते हैं, तो देखते हैं कि ये क्या है कि इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, इसका मास अगर करके देखा गया, एक्सपेरिमेंट करके देखा गया कि इसका मास कितना है, तो देखा इसका मास 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन को मिलाकर जितना होता है वही उतना ही है। तो इसमें इसकी कमियत कितनी हुई, तो इसकी कमियत का मतलब मास, ओके। इसका मास जो है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन के बराबर होगा, मतलब 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन का इसका मजमुआ कर देंगे तो उसके बराबर होगा। अब ये पीरियोडिक टेबल में देखते हैं तो किससे मैच करता है, पीरियोडिक टेबल में देखते हैं तो इससे मैच करता है। इसका मतलब इसका भी 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन इसमें मौजूद है, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब ये एक सवाल है, कौन सा सवाल, कहा कि अगर इसमें से अगर एक अल्फा बाहर निकल जाए तो क्या इसके क्या बोलते हैं इसको, एटॉमिक नंबर, मास नंबर में कोई फर्क पड़ेगा? जी हाँ, जरूर पड़ेगा। जब एक न्यूक्लियस से ये इसको न्यूक्लियस कहते हैं, चूंकि एटम्स इसको बोलते नहीं है इसलिए कि ये न्यूक्लियर फेनोमेना है। अल्फा बीटा गामा ये सब न्यूक्लियर से बाहर आते हैं, ठीक है, इसलिए एटॉमिक फेनोमेना नहीं कह सकते, इसको न्यूक्लियर फेनोमेना ही कहते हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि जैसे जैसे यहाँ से अगर जाएंगे, अब जाहिर सी बात है कि प्रोटॉन कहाँ पे रहता है, न्यूक्लियस में, न्यूट्रॉन कहाँ पे, न्यूक्लियस में। इसका मतलब ये है कि उसके इलेक्ट्रॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहते हैं, ऑर्बिट में रहते हैं। ऑर्बिट से कोई लेना ही देना नहीं है। किससे लेना देना है? लेना देना है न्यूक्लियस से। इसका मतलब यह है कि जब कोई एक अल्फा बाहर निकलता है तो उसके न्यूक्लियस का 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन घट जाता है। क्यों? क्योंकि एक अल्फा 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन के बराबर होता है, यूं कहें कि हीलियम एटम के बराबर होता है। तो इस तरह से समझ सकते हैं। यहां पर अब देखते हैं कि एक अल्फा चलो बाहर निकल गया, एक पार्टिकल था, एक न्यूक्लियस था, उसका एटॉमिक नंबर जो है और मास नंबर दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो, एटॉमिक नंबर ये, मास नंबर ये,
ठीक है, एटॉमिक नंबर यहाँ वाला है और मास नंबर ऊपर वाला है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि ऐसे जो बाहर निकला ना इसको घटा दो, मतलब कि एक अल्फा बाहर निकला तो यहाँ से कितना कम हो जाएगा 2 और ऊपर से कितना कम होगा 4, तो 4 माइनस कम। अब क्या निकला बाहर, हेलियम करके दिखाओ, तो हेलियम निकला तो क्या बन गया। अब देखो पेरेंट था पहले, अब डॉक्टर हुआ बाद में, तो ये जो बाहर जो बन के निकलने के बाद जो बना उसको डॉक्टर न्यूक्लियस कहते हैं, और जो पहले जो था उसको क्या कहते हैं, पेरेंट न्यूक्लियस कहते हैं। अब और आगे बढ़ो, आगे बढ़े का बीटा पार्टिकल्स के बारे में जरा बता दो। बीटा पार्टिकल्स क्या होता है कि एक बीटा पार्टिकल्स जब निकलता है तो न्यूक्लियस का मास पहले वाले न्यूक्लियस के मास के बराबर होता है, लेकिन न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाता है, 1 बढ़ जाता है। कैसे बढ़ेगा, देखो बीटा है, ये क्या दिया है कुछ, इसका मास नंबर, इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा। नहीं ये 4 नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर 4 नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर +1 होगा, ये प्लस नहीं, पता नहीं क्या लिखा हुआ, Z+1 है, ठीक है, Z+1 होगा। तो यहाँ पर जो है अगर एक बीटा पार्टिकल बाहर निकलता है तो क्या होता है कि इसका मास नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाता है, ठीक है, एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाएगा। और उसके बाद जो है यहाँ से जो बाहर निकला वो क्या है, पार्टिकल है। और एक ये जो बीटा पार्टिकल है ना उसका एटॉमिक नंबर जो है -1 की तरह देखते हैं, और जो है मास नंबर जो देखते हैं जो 0, मतलब कि इसका मास जो है नहीं होती है, इसका मतलब क्या, ऐसा हम कह सकते हैं। इसका चूंकि जैसे मैंने कहा कि ये चूंकि नेगेटिव पार्टिकल है, और जो है नेगेटिव पार्टिकल्स में हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव पार्टिकल है। तो इसमें क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन इसमें से जैसा कि मैंने वहां से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, अब जैसे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया है तो क्या होगा, उसका एक इलेक्ट्रॉन का जितना मास होता है उतना ही वो कम हो जाएगा। तो इसका एटॉमिक नंबर जो है ये ऐसे बाहर निकला तो तुम लोगों को लग रहा है कम होना चाहिए, कम नहीं होगा, ज्यादा हो जाएगा, इस वजह से कि ये एक उसका जो सिंबल इस तरह से दिखाया जाता है, न्यूक्लाइड कहते हैं उसको, दिखाया जाता है वो इस फॉर्म से दिखाया जाता है। -1 है तो यहाँ जाहिर सी बात है दोनों को प्लस करके देखो, -1 + 1 कट जाएगा, Z बचेगा। ओके, अब इसके बाद जो है गामा रेज के बारे में थोड़ा नेचर जान लेते हैं। गामा रेज क्या होता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ओके, अब इसको वेव कह सकते हैं, अल्फा बीटा को वेव नहीं कह सकते। ओके, और हम गामा को सिर्फ वेव कहते हैं, बिकॉज हमने देखा कि इसे कोई न इधर जा रहा न इधर सीधा जा रहा, इसका मतलब वेव है। अच्छा, इसकी कोई कमियत नहीं होती, इसकी कोई कमियत नहीं होती, इसका कोई मास नहीं होता। हम इसको नहीं दिखा सकते हैं कि इसका मास 1 प्रोटॉन 2 प्रोटॉन 3 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन के बराबर होता है, हम लोग नहीं कह सकते हैं। और इसमें कोई चार्ज नहीं होता, यहाँ से दिखाई दे रहा है इसका कोई चार्ज नहीं है। ओके, अगर पॉजिटिव रहता तो इस तरफ आता, नेगेटिव रहता तो इस तरफ जाता, इसमें कुछ नहीं है इसलिए सीधा जा रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उसको नोट कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, के जो रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स होते हैं अल्फा बीटा दोनों एक साथ नहीं निकलते हैं, बल्कि अल्फा और गामा एक साथ निकलता है और बीटा और गामा एक साथ निकलता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अल्फा बीटा एक साथ नहीं निकल सकता, अल्फा गामा निकलेगा और बीटा गामा निकलेगा। ओके, नेक्स्ट में बात करेंगे कि रेडियो एक्टिविटीज न्यूक्लियर फेनोमेना, डिटेल में बात करेंगे, अभी इतना ही तक। ओके, कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हो।